बेदर्दी सैयां भाग 15। तो फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा कि खुशी अपने कमरे में अकेली बैठी कल के बारे में सोच रही थी कि कल सच में उसकी शादी ऋषि से हो जाएगी। अब आगे क्या रजत उसे जाने देगा? खुशी फिर सोचती है, कोई लड़की ऐसे होटल के कमरे में मिले तो कोई भी मर्द हो वो उसे छोड़ ही देगा, फिर चाहे लड़की के हालात कुछ भी हों। सब पहले अपना देखते हैं। और रजत भी तो इस समाज में रहता है, उसे तो अपनी शान और शौकत से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। फिर वो ये सब क्यों नहीं कर सकता है? वो भी तो लोगों को क्या ही कहेगा। खुशी फिर मन ही मन बोली, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो वैसे भी दर्द सहने की आदत है, शायद उसे ज़िंदगी भर ऐसे ही दर्द झेलने पड़ेंगे। खुशी ने घड़ी देखी, 10 बज चुके थे, लेकिन रजत अभी तक नहीं आया था। खुशी ने खुद से कहा, अब यहाँ आकर भी क्या ही करेगा, उसने तो फैसला पहले ही कर लिया है। तभी दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई दी। खुशी ने मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे लगा कि ये ऋषि ही होगा जो उसे यहाँ परेशान करने आया होगा। लेकिन ये ऋषि नहीं था, रजत था। जब रजत ने खुशी को जगे देखा तो वो ठीक उसके पास आकर बोला, तुम सोई नहीं अभी तक? खुशी चाहती थी कि रजत को जवाब दे, लेकिन उसे पता था कि उसके जवाब से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो चुप ही रही, मानो उसने अपने होंठ छील लिए हों। जब रजत को लगा कि खुशी कोई जवाब नहीं देगी तो उसने अपनी घड़ी को निकालते हुए कहा, उम्मीद करता हूँ तुमने खाना खा लिया होगा। खुशी का जवाब नहीं आएगा ये रजत को पता था, इसीलिए वो कपड़े चेंज करने चला गया। कपड़े चेंज करके वो बाहर आ गया और किचन की ओर बढ़ गया। तभी रोशनी वहाँ आई और नीचे सिर करके बोली, साहब, जॉली और गौरी अपने घर को रवाना हो गए थे दोपहर में। आप काम में बिजी थे, इसीलिए वो मिल नहीं पाए। आप कहें तो आपके लिए खाना लगा दूँ? रोशनी ने जब साहब बोला तो रजत को अजीब लगा। उसने जल्दी से कहा, आप मुझे साहब कहकर क्यों बोल रही हो? रोशनी, माफ़ करना साहब, लेकिन मैं जिसके घर में काम करती हूँ वो इंसान कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए उनकी सहूलियत के हिसाब से अपने आप को रखना पड़ता है। रजत ने आंखें बंद कर ली, फिर लंबी सांस लेकर बोला, खुशी ने खाना खाया? रोशनी, नहीं, सुबह से अन्न का एक दाना उसके पेट में नहीं गया। खाए भी तो कैसे, जब जिंदगी उसे इतनी ठोकरें खिला रही है तो खाने की कहाँ ज़रूरत है। रजत जानता था कि रोशनी उसे जली कटी क्यों सुना रही है, इसीलिए उसने कहा, हम दोनों के लिए खाना प्लेट में दे दो, मैं लेकर जाता हूँ। और मैं जो कर रहा हूँ उसी में सबकी भलाई है, आपको या किसी को भी समझा नहीं सकता मैं। रोशनी, देखिए साहब, आप किसी को समझा पाए या नहीं, इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब खुशी की खुशी से है, जो उसे कभी नहीं मिल पाई। और अब आप भी। रोशनी ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर वो बोलती तो शायद रो पड़ती। इसीलिए वो किचन में चली गई और कुछ देर में खाना लेकर वापस आ गई। रजत ने खाना लिया और जाने लगा। तभी रोशनी बोली, साहब, अगर आपको खुशी पर भरोसा नहीं है तो आज रात को मैं और खुशी घर छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उस लड़के ऋषि के साथ उसे मत बांधिए, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूँ। रजत ने रोशनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो खाना लेकर चला गया। रजत कमरे में आया और खुशी के पास आकर खाना रखकर खुद भी वहीं बैठ गया। खुशी ने एक नज़र रजत को देखा, फिर वहाँ से जाने लगी, लेकिन रजत ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस बैठा दिया और खाने की ओर इशारा करके खाने के लिए कहा। खुशी ने बिना कुछ कहे खाना खा लिया और फिर वहाँ से उठकर जाने लगी। तो रजत ने फिर से उसे वापस बैठाते हुए कहा, कुछ बोलोगी नहीं? खुशी ने धीरे से कहा, जहाँ बोलने पर कोई कुछ समझे ही नहीं तो वहाँ बोलना बेकार होता है रजत, लेकिन आज मैं तुम्हें सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ कुछ बोलो। खुशी ने उदास सी मुस्कान बिखेर कर कहा, हाँ, आपका हुक्म भी सर आँखों पर ही होगा ना, वरना क्या पता आपको भी गुस्सा आ जाए तो आप भी मुझ पर जोर आजमाइश करेंगे। रजत ने खाने को बीच में छोड़कर कहा, क्या मतलब, किसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? खुशी खुशी, क्या फ़र्क पड़ता है रजत सिंघानिया, औरतें तो बनी ही इसीलिए हैं ताकि मर्द उसे इस्तेमाल कर सकें, उन पर जोर आजमाइश कर सकें। औरतें तो किसी जिन्न की तरह ही होती हैं ना, तुम मर्दों के लिए, या फिर एक खिलौना, पहले तुम खेले, फिर तुम्हारा दोस्त खेलेगा, फिर वो किसी और को दे देगा। औरतें अगर अपने दिल की बात
कहे तो मर्दों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो कठपुतली की तरह उसी के कहे अनुसार चलें। रजत खुशी की बातें सुन रहा था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। तभी उसका फ़ोन बजा। रजत ने फ़ोन पिक किया तो खुशी आगे बढ़ गई। तभी रजत ने फ़ोन पर किसी से कहा, सिंघानिया हाउस आना है और सब कुछ बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाए। ये कहकर रजत ने फ़ोन रख दिया। खुशी ने जब ये सुना तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। वो समझ गई रजत कल के प्रोग्राम के लिए घर सजाने की बात कर रहा है। खुशी कमरे से बाहर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक वो सोचती रही कि कहाँ जाए। तभी उसे याद आया कि रोशनी तो हमेशा ही उसे समझती है। इसीलिए वो रोशनी के कमरे की ओर बढ़ गई। लेकिन तभी नीलम उसके सामने आकर खड़ी हो गई। खुशी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश में थी, लेकिन किस्मत उसे ये मौका शायद कभी देना ही नहीं चाहती थी। खुशी को लगा कि रजत उसे समझ सकता है, लेकिन जब रजत ने सभी ओर से उसके लिए रास्ते बंद कर दिए तो वो कमरे से बाहर आ गई और रोशनी के कमरे की ओर जाने के लिए बढ़ी ही थी कि नीलम मुस्कुराते चेहरे के साथ उनके सामने आ खड़ी हुई। खुशी इस वक्त उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने नीलम को इग्नोर किया और आगे बढ़ गई। लेकिन नीलम, जो आज पूरे मूड में थी, खुशी को ताना देने और मज़े लेने के लिए नीलम ने खुशी की कलाई पकड़कर उसके सामने आते हुए बोली, कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी भतीजी? खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम आगे बोली, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए खुशी। तुम फिर से शादी कर रही हो, वो भी एक और ज़्यादा अमीर लड़के से। तुम अपना ये हुनर रीमा को क्यों नहीं बता देती? तुम्हारी बहन है, उसका भी घर बस जाएगा। खुशी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन कुछ बोली नहीं। बोले भी क्या, वो नीलम को अच्छी तरह से जानती थी कि नीलम उसे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ने वाली। उसे परेशान करके नीलम को जो खुशी मिलती हो, वो शायद ही किसी और को और काम में मिलती होगी। जब खुशी कुछ नहीं बोली तो नीलम ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया और बोली, तुमसे बात कर रही हूँ मैं, आंखें खोलो अपनी अपनी। खुशी ने आंखें खोली तो नीलम खुशी की आंखों को देखकर थोड़ी डर गई। खुशी की कलाई पर से उसने हाथ हटा लिया तो खुशी ने कहा, तुम्हारा हो गया हो तो मैं जाऊं? नीलम, तू मुझे आँख दिखा रही है, मुझे तू जानती नहीं मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। अभी तो सिर्फ ऋषि पर तेरे हुस्न का जादू चढ़ाया है, अभी तो पता नहीं और किस किस से शादी कराऊंगी तेरी, तू देखती जा। खुशी ने घूरती आंखों से नीलम को कहा, देख ही तो रही हूँ कि इंसान किस हद तक गिरते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए। तुम्हें जो करना है तुम करो और मुझे जो करना होगा वो मैं करूँगी। और हाँ, एक बात और, मुझसे ज़्यादा तुझे कोई नहीं जानता और कोई जान भी नहीं सकता, क्योंकि तेरा जो घटिया रूप मैंने देखा है ना, वो किसी और ने नहीं देखा होगा। लेकिन तू मुझे नहीं जानती। मैं कल तक तेरी इज्जत करती थी, तुम लोगों को अपना कुछ समझती थी, लेकिन आज से और अभी से मैंने मान लिया है कि मेरा कोई अपना इस दुनिया में नहीं है। और जब कोई अकेला होता है ना, तो वो इंसान वो कर जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। खुशी ये कहकर वहाँ से चली गई। वहीं नीलम हैरान होकर खुद से बोली, ये लड़की इतनी उछल क्यों रही है? कहीं कुछ करने वाली तो नहीं है? मुझे अभी ऋषि को बताना होगा। नीलम ऋषि के कमरे की ओर बढ़ गई। खुशी रोशनी के कमरे में आई तो देखा कि वो अभी तक सोई नहीं थी। रोशनी उदास सी किसी सोच में डूबी थी। खुशी भी उसके पास आकर धीमे से बैठ गई। रोशनी ने जब खुशी को देखा तो वो हैरान होकर बोली, खुशी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने कमरे में होना चाहिए ना। खुशी ने रोशनी को देखे बिना ही कहा, कौन सा कमरा जो कभी मेरा था ही नहीं। एक बार फिर मेरी वही ज़िंदगी शुरू हो गई जहाँ मुझे रोज़ ताने और दर्द मिला करते थे। पता नहीं किस गुनाह की सज़ा मिल रही है मुझे। रोशनी ने खुशी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सब ठीक हो जाएगा खुशी, भगवान पर भरोसा रखो। खुशी, कौन सा भगवान जिसने मेरे माँ पापा को मुझसे दूर कर दिया, जिसने मुझे कभी भी सुख चैन नहीं दिया? किस भगवान पर भरोसा रखूं मैं जो है ही नहीं मेरे लिए? मैं उस पर भरोसा रखूं? खुशी ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। एक आपका कमरा ही था जिसमें मैं आ सकती थी। अगर आपको भी नहीं पसंद तो
तो मैं ये कैसी बात कर रही हो खुशी? तुम हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ हूँ और मेरे पास आने के लिए तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं सोचना चाहिए, रोशनी ने थोड़ी नाराज होते हुए कहा। खुशी रोशनी की गोद में लेट गई और धीरे से बोली, एक आप ही तो हो जो मेरी अपनी हो, मेरी बहन, दोस्त, माँ, परिवार, सब आप ही हो। रोशनी ने प्यार से खुशी के सिर पर हाथ फेरा तो खुशी ने आंखें बंद कर ली। दिन भर की थकी होने के कारण जल्दी ही खुशी को नींद आ गई। नीलम ऋषि के कमरे में आई तो देखा ऋषि अपनी शेरवानी को अपने पर लगा कर देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। नीलम ने ऋषि को देखते हुए कहा, ये खुशी कुछ पल के लिए ही है। ऋषि ने नीलम को घूर कर देखा और बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? कल शादी है मेरी खुशी से, मेरे प्यार से नीलम, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी शादी हो पाएगी, क्योंकि आज जैसे मैंने खुशी के तेवर देखे हैं उस हिसाब से तो मुझे लगता है वो ज़रूर कुछ बड़ा प्लान कर रही है। बहुत ही शातिर लड़की है वो, ऋषि मुस्कुराते हुए बोला। अगर वो शातिर है तो मैं उससे बड़ा शातिर खिलाड़ी हूँ। रजत सिंघानिया को नहीं जानती वो, और ना ही तुम जानती हो। जो इंसान और जो चीज़ उसके दिल से उतर जाती है वो उसके साथ ऐसा करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। और खुशी भी उसके दिल से उतर गई है। उसकी शादी तो वो मुझसे करवाएगा ही, साथ ही वो खुशी को और भी न जाने क्या क्या सजा देगा। लेकिन मैं रजत से खुशी की तरफ से माफ़ी मांग लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खुशी को मेरे अलावा कोई और हर्ट करे। नीलम भी संतुष्ट होकर मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर अब तुम सो जाओ, क्योंकि अच्छे लुक के लिए नींद भी ज़रूरी है ना? ऋषि ने नीलम को देखकर कहा। पॉइंट है बात में, चलो तुम जाओ, अब मैं सो जाता हूँ। नीलम खुश होकर बाहर आ गई और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अगले दिन घर में बहुत से लोग इधर उधर दौड़ रहे थे, कोई कुछ तो कोई कुछ कर रहा था। रजत बाहर आकर सब देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ऋषि भी तभी बाहर आया था और अपनी शादी की तैयारी देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। उसकी नज़र रजत पर पड़ी तो उसे और ज़्यादा खुशी हुई। उसने मन ही मन कहा, देख रजत सिंघानिया, आज पहली बार मेरी सबसे प्यारे इंसान तुझसे तेरी सबसे प्यारा इंसान ले रहा हूँ। आज से मैं तेरे से पीछे कभी नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरे पास खुशी होगी जिसे तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है। आज वो मेरी हो जाएगी। ऋषि वापस अपने कमरे में आ गया और रजत दादाजी के कमरे की ओर बढ़ गया। दादाजी को सोया हुआ देखकर रजत वापस ही आ गया और डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़ा हो गया। उसने किचन में झांक कर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया। तो उसने मन ही मन कहा, जरूर रोशनी और खुशी दोनों ही सो रही होंगी। रजत ने रोशनी के कमरे की ओर देखा, जो बंद दिखाई दिया। रजत उसके कमरे के बाहर आकर खड़ा हो गया और दरवाज़ा नॉक करने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि रोशनी ने दरवाज़ा खोल दिया और रजत को एक नज़र देखकर उसे नज़रअंदाज करके बाहर चली गई। रजत ने कमरे में झांक कर देखा तो खुशी सोई हुई थी। खुशी को देखकर रजत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके मन में कहा, बस कुछ घंटे और खुशी, फिर तुम चैन की सांस ले सकोगी। रजत ये सब सोच ही रहा था कि रोशनी एक बर्तन में पानी और एक कपड़ा लेकर अंदर आ गई, तो रजत भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गया। रजत, क्या बात है रोशनी? रोशनी ने कपड़े को पानी में भिगोकर उसे निचोड़कर खुशी के माथे पर रखते हुए कहा, कुछ नहीं साहब, आप जाइए, बहुत से काम होंगे आपको। रोशनी बोली। उससे पहले ही रजत ने खुशी की कलाई को पकड़कर उसे चेक करके बोला, खुशी को तो बुखार है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रोशनी कुछ नहीं बोली तो रजत ने डॉक्टर को कॉल किया और जल्दी आने के लिए कहा। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गया और उसने खुशी को चेक करके कहा, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, थकान ही की वजह से इनको फीवर हुआ है। मैं टैबलेट दे देता हूँ, कुछ घंटों में ये ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर चला गया तो रजत वहीं बैठ गया और खुशी के माथे पर हाथ रखकर बोला, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, लेकिन ये करना ज़रूरी था। खुशी, जब अपने धोखा देते हैं तब शांत रहकर काम बनता है, और इसमें मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करना ज़रूरी था, क्योंकि हमारी हर हरकत पर नज़र रखी जा रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करूँगा, तुम बस ठीक हो जाओ। रोशनी वहीं खड़ी रजत को हैरानी से देख रही थी, लेकिन रजत ने कुछ नहीं कहा। रोशनी रजत के कहे शब्दों से सब कुछ समझ गई और वहाँ से खुशी खुशी किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी।
जब रजत को लगा कि अब खुशी की तबीयत में सुधार है तो वहाँ से उठा और अपने कमरे में आकर तैयार हो गया। रोशनी उसके लिए नाश्ता लेकर आई तो रजत ने कहा, जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक खुशी का और दादाजी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप किसी भी हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना। रोशनी ने हामी भरी तो रजत ने कहा, आई होप बिना किसी को नुकसान हुए सब ठीक हो जाए। शाम हो चुकी थी। सिंघानिया मिंसन सज चुका था। हर तरफ रोशनी रोशनी थी। खुशी को तैयार करने के लिए पार्लर से लड़कियां आ गई और ऋषि भी तैयार हो रहा था। रोशनी परेशानी में इधर उधर चक्कर लगा रही थी क्योंकि रजत अभी तक नहीं आया था। रोशनी की आखिरी होप रजत ही था, इसीलिए वो उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। खुशी एक बार फिर दुल्हन बनकर ठीक उसी प्रकार बैठी थी जैसे वो कुछ समय पहले रजत से शादी होने पर बैठी थी। तब भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना ही कोई चमक थी और ना ही आज ऐसा कुछ था। उसने ये सब अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लिया था और शांत बैठी थी। ऋषि तैयार होकर बाहर आ चुका था। उसने इधर उधर देखा तो उसे ना तो रजत दिखाई दिया ना ही खुशी। वो खुशी के कमरे में आया और उसे तैयार देखकर वापस आ गया। उसने मुस्कुराते हुए रजत को फ़ोन किया लेकिन रजत ने फ़ोन नहीं उठाया। तो ऋषि ने अपने कंधों को उचकाकर कहा, रजत के होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है। जब मैं खुशी और पंडित जी यहाँ हैं तो और किसी के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी कोई मेहमान तो है नहीं यहाँ जो भी मैं इंतज़ार करूँ। ऋषि ने पंडित जी का इशारा करके कहा, आइए पंडित, मंत्र शुरू करिए। पंडित जी ने कहा, रजत बाबू ने कहा है जब तक वो खुद नहीं आ जाते तब तक कोई कुछ नहीं करना। ऋषि ने झुलझुलाकर कहा, ये क्या मजाक है, वो तो कभी आएगा ही नहीं। तुम मंत्र शुरू करो, मैं दुल्हन को लेकर आता हूँ। ऋषि कुछ कदम चला ही था कि रजत ने अंदर आते हुए कहा, रुको ऋषि, मैं तुम्हारे लिए मतलब मेरे प्यारे दोस्त के लिए शादी का गिफ्ट लेकर आया हूँ। तुम इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो। ऋषि ने रजत को देखा तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। ऋषि ने हैरान होकर कहा, तू कहना क्या चाहता है, तेरे पास तो कोई गिफ्ट नहीं है, या फिर तू ये सब कुछ शादी रोकने के लिए कर रहा है। रजत, अरे मेरे धोखेबाज दोस्त, अगर शादी रोकनी ही होती तो मैं बेवजह इतनी सारी तैयारियां थोड़ी ना करवाता। देख, सिंघानिया मेंशन पहली बार दुल्हन की तरह सजा है। ऐसा तो मेरी शादी में बिल्कुल नहीं सजा था। ऋषि ने झुलझुलाकर कहा, तू मुझे बातों में क्यों उलझा रहा है। रजत, साफ साफ बोलना, तू क्या कहना चाहता है और तू मुझे धोखेबाज क्यों कह रहा है। मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया, तेरी बेबी ने तुझे धोखा दिया है। उसी ने मुझ पर डोरे डाले हैं और फिर मुझे भी उससे प्यार हो गया। रजत चलते चलते ऋषि के ठीक पास आकर खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुझ जैसा दोस्त तो भगवान किसी को ना दे। तुझसे तो दुश्मन भले होते जो सीधा वार करते हैं, लेकिन तू तू तो पीठ पीछे वार करने वालों में से निकला। मुझे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। ऋषि ऋषि ने थोड़ा दूर होना चाहा लेकिन रजत ने उसे दूर नहीं होने दिया। तो ऋषि बोला, तू चाहता क्या है रजत, तू बता। तू खुद अपनी सच्चाई मुझे बताना चाहता है या मैं बताऊं, क्योंकि अब तेरा खेल खत्म और मेरा खेल शुरू हो चुका है। ऋषि, क्या मतलब, कौन सा खेल यार रजत। यार, ये शब्द तेरे जैसे नीच इंसान के मुंह से शोभा नहीं देता है। तू वो है जो अपने ही दोस्त का बसा बसाया घर उजाड़ना चाहता है। तू वो है जो अपने ही दोस्त की कंपनी के शेयर्स खरीदता है, वो भी धोखे से। ऋषि के चेहरे का रंग बदल गया और वो कमीनेपन से मुस्कुराते हुए बोला, तो तूने पता लगा ही लिया। रजत भी मुस्कुराकर बोला, बुरे काम चाहे कितनी भी सफाई से क्यों न किए जाएं, एक ना एक दिन वो सामने आ ही जाते हैं। और फिर तूने तो मेरे ही घर में रहकर ये सब किया था, पता कैसे नहीं चलता। ऋषि, तो फिर तू शांत क्यों था, मुझे निकाला क्यों नहीं अपने घर से। रजत, निकालने को तो मैं तुझे अब भी निकालूंगा, लेकिन मुझे ये बता तूने ये सब क्यों किया। आखिर मुझसे दुश्मनी क्या है तेरी। ऋषि ने रजत को घूरते हुए कहा, दुश्मन तो मेरा हमेशा से ही था, बस कभी मौका नहीं मिला। हमेशा तो मुझसे 2 कदम आगे ही रहता। स्कूल, कॉलेज, घर, गर्लफ्रेंड, सब जगह तू पहले और मैं बाद में आता था। आखिर तुझमें ऐसा क्या है जो सब तेरी ओर खींचे चले जाते हैं। मैं भी तो सबसे प्यार से बात करता हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों।
रजत, दिल से बात करने और बनावटीपन से बात करने में बहुत फर्क होता है ऋषि, लेकिन तू ये कभी नहीं समझ सकता। इसीलिए मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहता। चला जा यहाँ से और वापस कभी मत आना। दोस्त, जैसे रिश्ते को शर्मसार कर दिया तूने। ऋषि, मुझे खुशी से शादी करनी है, वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। मैं उसे पाकर रहूंगा। रजत ने गुस्से से ऋषि के मुंह पर एक मुक्का जड़ दिया और फिर बोला, ये खुशी के लिए ऐसी सोच रखने के लिए। रजत ने दूसरा मुक्का लगाकर कहा, ये खुशी को छूने के लिए। फिर रजत ने ऋषि को और मारते हुए खुशी को ब्लैकमेल करके उसे परेशान करने के लिए। तभी पुलिस वहां आ चुकी थी। रजत ने ऋषि को पुलिस की ओर फेंक कर कहा, और ये मेरा भरोसा तोड़ने के लिए। ऋषि ने रजत को घूरते हुए देखकर कहा, अभी तो मैं जा रहा हूँ रजत, लेकिन याद रखना मैं वापस आऊँगा और खुशी को लेकर जाऊँगा। रजत ने फिर से ऋषि को कॉलर पकड़कर कहा, इस बार तो छोड़ दिया क्योंकि तू मेरा दोस्त था, लेकिन अगली बार अगर दिखाई भी दिया तो तू दोस्त नहीं दुश्मन होगा। और तू अच्छे से जानता है मैं मेरे दुश्मनों के साथ कैसे डील करता हूँ। इसीलिए जब भी आने की सोचे बहुत ज़्यादा सोच समझ कर आना। अब चल निकल यहाँ से। ऋषि ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था जब रजत अपने फेज में आता है तो बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ आता है। रजत सिंघानिया एक मामूली सा नाम नहीं है, ये ऋषि बहुत अच्छे से जानता था। इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। ऋषि जैसे ही बाहर आया उसने पुलिस से छूटने के बारे में सोचा ही था कि बाहर ब्लैक सूट में खड़े रजत के आदमियों को देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया और पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। इधर खुशी अपने कमरे में तैयार बैठी थी। उसे भनक तक नहीं थी कि बाहर क्या हो रहा है। वो एक निर्जीव गुड़िया की तरह बैठी थी। तभी रोशनी आई और उसने खुशी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, खुशी चलो। खुशी ने रोशनी की आंखों में देखा तो रोशनी ने गर्दन हिला दी और खुशी को उठने में मदद करने लगी। रोशनी ने मन ही मन कहा, बस थोड़ी देर और, फिर खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। भगवान, बस कुछ देर के लिए मेरी खुशी को हिम्मत देना। खुशी बेजान कदमों से बाहर आ गई। बाहर घर के नौकरों के अलावा और कोई नहीं था। मंडप में रजत दूल्हे के कपड़े और सेहरा बांधे बैठा था, जिससे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। खुशी ने उसे ऋषि ही समझा तो उसने अपने आसपास देखा। जब रजत नहीं दिखा तो खुशी ने धीरे से कहा, वो कहाँ है? रोशनी, कौन वो? खुशी, तुम चलो, लेट हो रहा है। रोशनी ने खुशी को मंडप की ओर खींचते हुए कहा। खुशी कुछ कह पाती उससे पहले ही रोशनी उसे मंडप में बैठा चुकी थी। खुशी का दिल जोर से धड़क रहा था। वो उठना ही चाहती थी कि रजत ने उसकी कलाई पकड़कर उसे वहीं रोक दिया। खुशी हैरानी से रजत को देखने लगी, लेकिन रजत ने उसे अपना चेहरा नहीं दिखाया। खुशी रजत से छूटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। कुछ देर बाद पंडित जी ने दोनों को खड़े होने के लिए कहा तो रजत ने खुशी को जबरदस्ती खड़ा कर दिया। पंडित जी ने फेरे शुरू करने के लिए कहा, लेकिन खुशी ने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए तो रजत ने उसे गोद में उठा लिया। खुशी अब और ज़्यादा हैरान थी। तभी उसे एक हल्की सी झलक रजत के चेहरे की दिखाई दी तो वो शांत होकर रजत का चेहरा साफ तरीके से देखने की कोशिश करने लगी। जब उसे साफ दिखाई नहीं दिया तो उसने झट से अपने हाथ से रजत के चेहरे पर सेहरे की आई लड़ियों को हटा दिया। रजत हल्के से मुस्कुरा रहा था। वहीं खुशी की हैरानगी और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे समझ नहीं आया कि वो कैसा रिएक्ट करे, वो खुश होए या फिर गुस्सा करे। तभी पंडित जी बोले, जैसा कि आप दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं तो बाकी रस्में ज़रूरी नहीं हैं। तभी रजत बोला, नहीं पंडित जी, मैं अपनी पत्नी को आज हक से और दिल से मंगलसूत्र पहनाऊंगा और उसकी मांग भरूंगा। खुशी रजत को देखती ही रह गई। रजत ने उसे नीचे उतारा और वापस वापस उसी जगह पर बैठकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और मंगलसूत्र पहनाते हुए खुशी के कान में धीरे से बोला, दूसरी शादी मुबारक हो मिस खुशी रजत सिंघानिया। खुशी कुछ नहीं बोली और वो शर्मा गई और मुस्कुराते हुए अपना चेहरा नीचे कर लिया। रजत जैसे ही खुशी को मंगलसूत्र पहनाकर सीधा बैठा, वो सामने देखकर हैरान रह गया। रजत के मुंह से निकला, आप यहाँ? खुशी ने भी रजत की आवाज़ सुनकर सामने देखा तो वो भी हैरान रह गई। रजत और खुशी की फिर से शादी हो चुकी थी, लेकिन तभी रजत और खुशी ने अपने सामने किसी को देखकर हैरान होकर कहा, आप यहाँ? सामने राजवीर सिंघानिया व्हील चेयर पर बैठे मुस्कुरा रहे थे।
रजत उठते हुए बोला, दादाजी को यहाँ कौन लेकर आया? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो इनको परेशान किया? अरे रुको बरखुरदार, किसकी इतनी हिम्मत जो तुम्हारे नियमों के खिलाफ जाए? दादाजी ने रजत को रोकते हुए कहा। रजत हैरानी से बोला, दादाजी आप बोल सकते हैं? रजत ने खुशी को देखते हुए कहा। खुशी, देखो दादाजी बोल रहे हैं। खुशी भी मुस्कुरा रही थी। तो रजत ने कहा, क्या तुम्हें पता था कि दादाजी बोल सकते हैं? खुशी ने हामी भरी। तो रजत घूरते हुए कहा, तो फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? खुशी ने भी रजत को घूरते हुए कहा, आपने भी तो नहीं बताया कि आप ऋषि की सच्चाई जानते थे, मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे थे ना? रजत ने खुशी को घूर कर देखा, फिर बोला, मेरी तो मजबूरी थी। अगर मैं तुम्हें बता देता तो ऋषि तुम्हारे एक्सप्रेस से समझ जाता और फिर वो कुछ और करता, इसीलिए मुझे तुम्हें एक ही खतरे में डालना पड़ा। लेकिन यकीन मानो, मैं हर पल तुम्हारे साथ था। मैंने एक पल के लिए भी तुम पर शक नहीं किया था। खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो मैं भी मजबूर थी। दादाजी ने मना किया था मुझे आपको बताने के लिए। रजत ने दादाजी की ओर देखकर कहा, दादू आपने भी पार्टी बदल ली? आप खुशी की साइड थे? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, और मैंने खुशी को तुम्हें बताने के लिए इसलिए मना किया था क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और आज जब मौका मिला और हमारे घर में खुशियाँ आई तो मैंने सोचा कि इन खुशियों को और बढ़ा दिया जाए। रजत और खुशी दोनों एक साथ उठे और दादाजी के चरण स्पर्श किए। दादाजी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। खुशी की आंखें दादाजी को देखकर चमक रही थी। आज काफ़ी दिनों बाद उसके चेहरे पर चमक और दिल में खुशी थी। इसीलिए खुशी बिना कुछ सोचे समझे दादाजी के गले लग गई। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइए कि ये स्टोरी आगे कंटिन्यू करें या ना करें। प्लीज़ कमेंट करिएगा, तभी मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बढ़ाना कि कंटिन्यू करें या ना करें।